नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। मेरे साथ में इस वीडियो में आप यूपीपीएससी लेक्चरर एई और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स के लिए समास पढ़ेंगे। समास का एक पार्ट मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है, आधा आपका हो गया है। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद में इसको पढ़ें, जिसमें उनको कंप्लीट समास से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एकदम पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और समास टॉपिक उनका उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपका एग्ज़ाम भी पहले डेट 12 थी, अब बढ़ गई है आपके एग्ज़ाम 10 दिन आपको और भी मिल गए हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो और बढ़िया से एक एक क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो इसको वीडियो को पूरा कंप्लीट आखिरी तक देखिएगा, ठीक। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक समास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आपने मेरे साथ में पिछले लेक्चर में पढ़ा था समास। समास में मैंने आपको उसके भेद बताए थे, कितने प्रकार का होता है समास ये भी बता दिया था, जिसमें से हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को और उसके प्रकार को पढ़ भी लिया था, ठीक। अब आगे हमारा बचता है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इनको हम आज पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समास के बारे में पूरा अच्छे से बताया था। समास का सब मतलब होता है संक्षिप्त करना और दो या दो से अधिक शब्दों को के योग से समासिक शब्द बनता है और शब्द होता है, ठीक। संधि वर्णों का मेल होता है और समास हमारा शब्दों का मेल होता है। सबसे पहले कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। यह अगला हमारा प्रकार है धारय समास, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनमें मैं आपको बताऊंगा। 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें तभी आपको ये समझ में आएगा। विशेष्य कहा जाता है उसे जिसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में कोई बात की जा रही हो, जिसके बारे में बताया जा रहा हो, बात हो रही हो, उसके लिए को कहेंगे विशेष्य। अभी एग्जाम्पल भी बताते हैं आपको, तब समझ में आ जाएगा। विशेषण किसको कहते हैं, जो बात की जा रही हो, जो बात की जा रही हो उसे विशेषण कहेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए, अब क्या होगा, इसमें जो कर्मधारय समास होता है उसमें आपको 2 शब्द कौन कौन से मिलेंगे। एक पद होगा, जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, प्रथम पद आपका विशेषण होगा। फिर उसके बाद में दूसरा पद आपका क्या होगा, विशेष्य होगा। विशेष्य एक तो परिभाषा आपकी ये हो गई कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो या फिर संज्ञा होता है, वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है, ठीक। दूसरा उपमेय या उपमान और उपमेय, जहाँ पर ये मिल जाए। उपमेय क्या होती है, मतलब के समान की बात हो जाए, उपमेय, ठीक। के समान इसमें यूज़ होता है, समान विग्रह करने पर, ठीक। और इसमें क्या विग्रह करने पर यूज़ होगा, है जो। एक फिर उसके बाद रूपक, इसमें क्या होगा, रूपी। ये 3 तरीके के इसमें आपको चीज़ें मिलेंगी। अब सब मिलेंगे, अब समझ लीजिए आप एग्जाम्पल के साथ में, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका एक जैसे लेते हैं, महाकवि। अब इसका विग्रह होगा किस तरह से। अब इसमें जो महान है जो कवि, जब आप इसका विग्रह करके देखेंगे, महान है जो कवि। अब देखिए इसमें क्या आया, है जो। इसमें प्रथम शब्द क्या है, महान, यह क्या है आपका विशेषण। बाद में कवि के बारे में बताया जा रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में बात होती है उसको क्या कहते हैं, विशेष्य। मतलब ये विशेषण और विशेष्य मिल गए आपको इसमें। तो इसमें कौन सा होगा हमारा समास, कर्मधारय समास हो गया आपका इसमें। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं, पीत सागर। इसमें क्या होगा, पीत है जो सागर, ये हो गया आपका, ठीक। फिर उसके बाद में पीताम्बर लेते हैं, पीत है जो अंबर, ये हो जाएगा आपका इस तरह से। उसके बाद में जब आप और देखेंगे इसमें, इसके बाद तो अब इसमें देखिए, जब आपको कर्मधारय के बारे में आप अच्छे से और आगे जानेंगे तो इसमें अब देखेंगे एक और, चरण कमल। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कमल रूपी चरण, जो चरण कमल के समान है या कमल के रूप जैसे हैं, ठीक। तब उस जगह पे रूपी ये लग गया। देखिए ये कौन सा हो गया, रूपक वाला हो गया कर्मधारय समास। फिर उसके बाद उपमान और उपमेय समास, के समान
के लिए क्या होगा आपका, इसमें देखिए एक एग्जाम्पल, नील कमल एक लेते हैं, नील कमल, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें होगा नीला है जो कमल। ठीक, अब इसी में कमल, फिर एक देखते हैं लता, देह लता। ठीक, इसका क्या होगा आपका, लता के समान देह, लता के समान देह। ठीक, ये हो गया इसका आपका, ये कर्मधारय समास इस तरह से विग्रह होगा। उसमें आपके क्या होंगी चीज़ें, विशेषण और विशेष मिलेगा, उपमान और उपमेय, मतलब कि उपमान और उपमेय मिलेंगे, और रूपक मिलेगा, रूपी वाला चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो उस जगह पे आपका क्या होगा, ये समान चीज़ें यूज़ होंगी, ये चीज़ें सब यूज़ होंगी विग्रह करने पर, उस जगह पे आपका होता है कर्मधारय समास। ठीक, अब इसके बाद में अगला आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से आप पहचानेंगे, कौन कौन से शब्द मिल रहे होंगे। इसमें संख्यावाचक, प्रथम पद क्या होगा, सबसे पहले जान लीजिए, प्रथम पद होगा संख्यावाचक, मतलब जो संख्या प्रदर्शित कर रहा होगा, संख्या बता रहा होगा, संख्यावाचक। फिर उसके बाद अंतिम पद क्या होगा, संज्ञा होगा, अंतिम पद संज्ञा, ये हो गया आपका। अब इसमें एक चीज़ और भी जान लीजिए, इसमें 10 का गुणक जहाँ पर होगा, जिसमें 10 का गुणज होगा, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उस जगह पर भी आपका द्विगु समास होगा। नंबर इसमें जो संख्यावाचक होंगे वो कहाँ से होंगे, 1 से लेकर 9 तक अगर गिनती आ रही है तो वहाँ पर संख्या होगी, अगर 1 से लेकर 9 तक, उस जगह पे तो आपका द्विगु समास होगा। ठीक, लेकिन अगर जहाँ पर 1 से ज़्यादा, मतलब जैसे 11 आ गया, 12 आ गया, इस तरह से आ गया, तो उस जगह पर आपका क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 10 के गुणज में हमने बता ही दिया द्विगु, अब ये सोच रहे होंगे कि 1 से 9 बोला फिर 11 बता दिया, तो एक चीज़ लेकिन ये जान लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, इनमें कोई भी समास नहीं होगा, कोई समास नहीं होता, क्योंकि इनको तोड़ा नहीं जा सकता, कोई समास ठीक, समास नहीं होता क्योंकि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर इन आगे जैसे कि 23 होगा, 24 हो गया, 25 हो गया, इन सब में समास होता है उनमें, लेकिन द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। 1 से लेकर के 9 तक में होगा, तब वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ लीजिए, तब इसमें समझ में आ जाएगा आपको। त्रिफला, त्रिफला का क्या होगा विग्रह, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार, समाहार मतलब समूह। ठीक, 3 फलों का समाहार। फिर एक एग्जाम्पल त्रिभुज, त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं, देखिए 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 संख्यावाचक है आगे, 3 भुजाओं का समाहार, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद चौराहा इसी तरह होगा, 4 राहों का समाहार। फिर पंचवटी, पंचवटी का क्या होगा, 5 वटों का समूह। फिर उसके बाद सप्ताह, सप्ताह का क्या होगा, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। इस प्रकार से हो जाएगा ये, इन सब में आपके द्विगु समास होंगे। नवरात्र सब लोग सुनते हैं, तो ये 9 रात्रियों का समूह हो जाएगा आपका, तो इन सब में आपका द्विगु समास होगा। इन चीज़ को एक बार और जान लीजिए, संख्यावाचक होगा, संख्या होगी, उसमें 10 के गुणज होंगे उनमें। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे 100 है उसमें होगा आपका सहस्त्र। ठीक, उसमें आपका क्या होगा, समास होगा। फिर उसके बाद कौन सा द्विगु समास होगा, लेकिन जब 23, 24, 25 इस टाइप से आ जाएंगे, उनमें द्वंद्व समास होगा। ये सारे जो हैं इनमें कोई भी समास नहीं होता इस तरह के नंबर में, क्योंकि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। 23 को जो है वो आप, जैसे 23 है या 24 है, 25 है, 25 को तोड़ सकते हैं 20 + 5। ठीक, तो इस तरह से तोड़ देंगे तो इनका विग्रह हो जाएगा, लेकिन इनका विग्रह नहीं होता है इस प्रकार से। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, इन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी परिभाषा में जान लीजिए, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। इसमें जब इसकी विग्रह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और मिलेगा, अथवा या मिल सकता है, अथवा या मिलेगा आपको जब विग्रह करेंगे। अब इसमें योजक चिन्ह ये लगा मिलेगा आपको, योजक चिन्ह लगा मिलेगा। जहाँ आपको योजक चिन्ह मिल जाए वहाँ समझ लीजिएगा द्वंद्व समास है, लेकिन कुछ जगह पर योजक चिन्ह नहीं लगा होता है, लेकिन उस जगह पर भी द्वंद्व समास होता है। अब देखिए इसमें द्वंद्व समास, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, माता पिता, इसमें आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। कैसे, दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही पद प्रधान है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो माता और पिता इस तरह से लिखेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता
ये इसका विग्रह हो जाएगा। द्वंद्व समास को फिर आगे बता रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ा और डीपली अगर पूछ ले तब आपको क्या होगा, इसका एग्जांपल और मान लीजिए रात दिन, रात और दिन हो जाएगा, या रात या दिन दोनों सही हैं, जो आपका ऑप्शन मिलता है उसमें सही हो जाएगा दोनों चीज़। पाप पुण्य का पाप या पुण्य भी सही है, पाप और पुण्य भी सही होता है। ठीक, बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं इसमें कि जब पाप और पुण्य कर दिया तो ये कहेंगे कि नहीं सर ये नहीं होगा, लेकिन दोनों ही सही हैं। ठीक, फिर उसके बाद में द्वंद्व समास 4 प्रकार का होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए, ये शायद आपको लूसेंट में भी नहीं मिलेंगी। 1, 2, 3 और 4 कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं? इसके प्रकार होते हैं इतरेतर द्वंद्व, फिर उसके बाद दूसरा होता है इसका समाहार द्वंद्व, फिर उसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व, फिर आपका होता है संख्यावाची द्वंद्व। ठीक, ये 4 प्रकार हैं। इतरेतर द्वंद्व के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम। ये इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? इस द्वंद्व समास में दोनों के बीच में कौन कौन से शब्द आएंगे ये जान लीजिए। इन दोनों में आएंगे क्या? दोनों पद समान होंगे, पहली बात तो। फिर उसके बाद इसमें आएगा क्या? और फिर आएगा और आएगा, या फिर आपको आएगा तथा। ये दोनों शब्द आएंगे आपके, इनका लोप हो करके समास बनता है। तो देख लीजिए इसमें शब्द, इसके एग्जाम्पल जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिखेंगे नहीं, बता देंगे डायरेक्ट आपको सीधे। राम लक्ष्मण इस तरह से आ गया, इसमें आपका क्या होगा? राम लक्ष्मण। इसमें और लगेगा, राम और लक्ष्मण। राम कृष्ण जैसे आ गया तो राम और कृष्ण। माता पिता आपको बता ही दिया, माता पिता तो माता और पिता। इस तरह से सीता राम, सीता और राम। लव कुश, लव और कुश। ठीक, इस तरह से इसमें और लगेगा। ये चीज़ें जान लीजिए, इसमें दोनों ही शब्द योजक शब्द दोनों समान हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई, इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो इस जगह पर हमारा हो गया इतरेतर द्वंद्व। फिर उसके बाद में आता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में शब्द यूज होते हैं आदि शब्द यूज होगा, इसका लोप होगा विग्रह करने पर। और फिर आपका इसमें क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये कि ये एक अतिरिक्त अर्थ भी बता रहा होता है, किसी चीज़ का अतिरिक्त अर्थ बताएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, अन्न जल का मतलब आपका क्या होगा? अन्न और जल तो हो ही गया, साथ में ये संपूर्ण भोजन के लिए भी होता है इस्तेमाल। संपूर्ण भोजन, ये एक अलग अर्थ बता रहा है, संपूर्ण भोजन के लिए भी। तो इस जगह पर क्या होगा हमारा? समाहार द्वंद्व हो गया। उसके बाद में एक जैसे कहा सुनी में क्या होगा? कहना और सुनना, ये हो गया सुनना। लेकिन इसका एक और अर्थ क्या होगा? झगड़ा। सुना होगा आप लोगों ने कि उनके बीच में कहा सुनी हो गई, मतलब क्या हो गया? झगड़ा हो गया। फिर उसके बाद में आदि शब्द भी बहुत बार आता है, आपको इसी में मिलेगा। चाय वाय का मतलब क्या होता है? इसमें आप कहेंगे चाय आदि। ठीक, मतलब कि और सारी चीज़ें भी, नमकीन बिस्कुट भी साथ में। फिर अगल बगल, आसपास का मतलब क्या है? आसपास, ये सब जो है। और उसके बाद में नाक कान का मतलब क्या हो गया? नाक कान वगैरह, मतलब या फिर आदि लगा लीजिए। तो ये क्या है? पूरे शरीर के बारे में, अंग के अर्थ में होता है। नाक कान का इस्तेमाल किया जाता है अंग के अर्थ में। फिर रुपया और पैसा संपत्ति के अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जगह पर क्या होगा? आपका समाहार द्वंद्व हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। तो इसमें क्या यूज़ होगा? 2 विरोधी शब्द होंगे इसमें, पहली बात तो अपोजिट होंगे विरोधी शब्द। जैसे हमने आपको बताया था पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य भी लिख सकते हैं, पाप या पुण्य भी लिख सकते हैं, दोनों विरोधी हैं। फिर ऊंचा या नीचा ही लिखेंगे इसमें तो आप। तो इसमें क्या होगा आपका? वैकल्पिक द्वंद्व, ऊंचा या नीचा लिखा जाएगा। ऊंचा नीचा जहाँ लिखा होगा। भला बुरा, तो भला या बुरा होगा। तो इसमें विकल्प सूचक होता है, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। फिर आता है संख्यावाची द्वंद्व। जैसे कि मान लीजिए आपका आ गया क्या? 23, तो 23 हो गया। या फिर आपका आ गया क्या? 55, इस तरह से हैं। तो इनका क्या होगा? आप करेंगे क्या? 2 भागों में विभक्त हो जाएंगे ये, इनको 2 में करेंगे, तोड़ेंगे आप। तो उस जगह पर क्या होगा आपका? 20 और 3 करेंगे। इनको क्या करेंगे? 50 और 5 करेंगे। इस प्रकार से इसको लिखेंगे 50 और 5 लिखेंगे आप जब। तो इस जगह पर क्या होगा आपका? तब यहाँ देखिए संख्यावाचक हो गया, तो संख्यावाची द्वंद्व होगा। इसमें भी आपका इस्तेमाल क्या होगा? और इस्तेमाल होगा, और विग्रह होगा जब, तो इसमें और का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहीं अगर कोई कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट करिएगा, मैं इसको और अच्छे से प्रैक्टिस में और अच्छे से सारी चीज़ें बता दूंगा अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को। फिर अगला देखते हैं। अगला आपका आता है फिर द्वंद्व समास हो गया। अब आखिरी में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट समास आता है, वो समझ लीजिए आप, बहुव्रीहि। ये समासों का राजा है, बहुव्रीहि।
समास। ये समास का राजा है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों पद ही, कोई भी पद समान नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है क्या, कोई भी पद समान नहीं, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, इसमें प्रधान नहीं होता। ठीक, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होगा। अब इसमें होता क्या है जान लीजिए, इसमें दोनों पदों को मिलाकर जो बनता है वह किसी तीसरे पद के की ओर संकेत कर रहा होता है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा होता है वह। ठीक, अब इसमें अधिकांश क्या होंगे, पौराणिक शब्द होते हैं। जैसे कि भगवान के नाम बहुत ज़्यादा, तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं भगवान के नाम। जैसे कि पूछे गए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब कौन, गणेश भगवान। ठीक, लंबोदर के लिए हो गया लंबोदर। ठीक है, जिसका इसमें करके यूज होता है। फिर देखिए एक बता दें आपको हम, दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके और कौन है, रावण। तो इस जगह पे क्या हो गया, बहुव्रीहि समास, मतलब किसी और के बारे में दे रहा है, वो बताता रहता है, किसी और शब्द की ओर इशारा कर रहा होता है, संकेत होता है। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो क्या होता है, कमल होता है। ठीक, तो क्या हो गया उसका, कमल, जलज का। फिर उसके बाद में पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने भी शायद बहुत से एग्जाम दिए होंगे अगर, तो उसमें आपको ये सब मिले होंगे। फिर उसके बाद में चतुर्भुज, जिसकी 4 हैं भुजाएं, जिसकी चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं, अर्थात कौन, विष्णु जी। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, सबको पता होगा, शंकर भगवान। ठीक, फिर 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात कौन, रावण। फिर लंबोदर आपको बता दिया मैंने। इसके बाद में इस तरह से ही ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको जब अभी पर्यायवाची आप सब पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको इसमें और भी आ जाएंगे। जैसे आशुतोष है मेरा ही नाम, अब इसको भी क्या है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो, वो किसका, कौन है, शिव भगवान। ठीक, ये शिव भगवान जी का नाम है। फिर उसके बाद में रावण प्रिय, रावण को जो है प्रिय कौन, मंदोदरी नहीं, रावण को प्रिय है शिव भगवान। ठीक, तो रावण प्रिय मतलब मंदोदरी ना सोचिएगा, रावण प्रिय हो गया, रावण को जो है प्रिय मतलब शिव भगवान। फिर उसके बाद राजीव लोचन, एग्जाम में आया हुआ है, राजीव लोचन। राजीव लोचन कौन है, राम जी हैं, जिसकी आंखें हैं कमल के समान, तो वो हो गया राजीव लोचन। तो ये कौन है, राम जी। ठीक, इस तरह से आपको इसमें शब्द मिलेंगे। ये चीज़ें हैं सारे प्रकार के, आपको मैंने बता दिया। और जिस तरह से एक चीज़ और बता दें, कर्मधाराएं और बहुव्रीहि समास में कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होने लग जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए नीलकंठ, नीलकंठ आता है। ठीक, तो इसमें कब कर्मधाराएं होगा, कब आपका, इसमें देखिए दोनों का अर्थ क्या होगा, नीला है जो कंठ, खाली। ठीक, और फिर नीलकंठ एक बार और करेंगे, अगर आप लिखते हैं नीलकंठ तो इसमें क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, कौन, अर्थात शिव भगवान। इस जगह पर आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास। इस जगह पे क्या होगा आपका, कर्मधारय समास। ठीक, इसमें है जो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। फिर उसके बाद में अब एक चीज़ बता दें हम आपको, ये चीज़ अक्सर कहाँ पे होती है, इसको शॉर्टकट इसका ये तरीका है, जब सेंटेंस में अगर ये चीज़ आए, किसी सेंटेंस में आपको दे दिया गया तो उस जगह पर आपका कर्मधारय आएगा, देखिएगा। और जिस जगह पर अगर मान लीजिए खाली यही दे दिया जाए, नीलकंठ, नीलकंठ जो है आपको खाली दे दिया जाए, उस जगह पे पूछा जाए तो उस जगह बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि हमारा ये समास का राजा है, तो इसको ही टिक लगाएंगे आप। ये चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा, इस तरह से ही ये चीज़ होती है, आप ध्यान देंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ठीक, तो इस तरह से गलत नहीं होगा आपका ये। फिर उसके बाद में एक चीज़ और, जब एक द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी आपको बहुत बार हो जाता है। जैसे कि आपको बताया अभी हमने चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या होगा, आगे 4 आ रहा है, 4 है भुजाएं जिसकी, मतलब जब 4 आ रहा है तो इसमें कहेंगे कि अब इसमें तो द्विगु होना चाहिए, तो बहुव्रीहि क्यों हो गया। तो जब ये देखेंगे आप इसको द्विगु, आप ये सब जब अगर किसी सेंटेंस में आ रहा होगा तो उस जगह जब लिखेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि इसका अर्थ जो है वो 4 भुजाओं के समूह से है, कि 4 है भुजाएं जिसकी, जब खाली आएगा तब उस जगह पर आप ये बहुव्रीहि समास लगाएंगे। मैंने तो इसे जो है इसी तरह से ही हमेशा किया और ये एकदम सही इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल कभी भी आपको दिक्कत इससे नहीं होगी। ठीक, चलिए अब मिलेंगे हम अब अपने अगले लेक्चर में, जिसमें मैं दूसरा आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। इस तरह से आपके एक एक करके हिंदी के कंप्लीट टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। पढ़ते रहिए बढ़िया से, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नमस्कार, धन्यवाद।